मैं हूं आरती, संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी जी ने दिल्ली में 15 जनवरी 2025 को कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से उनके नाम पर जो है एफआईआर दर्ज हो गई है, और जिसमें बोला जा रहा है कि ये भारत में जो है अलगाववादी विचारधारा को या आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो है खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब जो है ये भड़काऊ भाषण यहाँ पे दिया जा रहा है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो है इन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से जो है इतना इश्यू जनरेट हो रहा है। तो असम में इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है, और किन आधारों पर एफआईआर दर्ज की गई है, कौन सी धाराएं लगने वाली है, इन सारे मुद्दों को जो है हम यहाँ पे वन बाई वन समझने का प्रयास करेंगे। तो राहुल गांधी जी पर जो है असम में एफआईआर दर्ज की गई है, क्यों की गई है? तो हाल ही में लोकसभा के जो नेता हैं विपक्ष के, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जो है अपने बयान को लेकर जो है मुश्किल में है। क्यों? इन्होंने क्या किया, 15 जनवरी दिल्ली में जो कोटला रोड है वहां पर नया कांग्रेस का जो है मुख्यालय या ऑफिस कह लीजिए, दफ्तर कह लीजिए, बन रहा था, पार्टी ऑफिस बन रहा था। वहां पर उन्होंने जो है स्टेटमेंट दिए, खासकर दो स्टेटमेंट कि उन्होंने बोला कि बीजेपी और आरएसएस ने जो है क्या कर लिया है, भारत की हर एक संस्था पर कब्जा कर लिया है। तो कांग्रेस की लड़ाई है अब आरएसएस से, और जो है उन्होंने बोला कि कांग्रेस की लड़ाई जो है मतलब हम लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ और जो है इंडियन स्टेट्स के खिलाफ। तो जिन्होंने ना इंडियन स्टेट इस्तेमाल किया, इसकी वजह से जो है ये चर्चा में चल रहा है कि क्या कोई नेता, जैसे हमें पता है अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको है, लेकिन यहाँ पर युक्ति प्रतिबंध लगाए गए हैं कि एक सीमा तक ही आप बोल सकते हैं, उसके बाद अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो जो है आप पर कानूनी कार्यवाही या सज़ा भी हो सकती है। तो यहाँ पर बात यह है कि नेता जो है बहुत बार ऐसे वक्तव्य बोलते हैं या ऐसे भाषण देते हैं जिनको जो है छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनको थोड़ी सी छूट यहाँ पर दी गई। लेकिन जो इन्होंने बोला है, क्या इन्होंने किसी नियम कानून का उल्लंघन किया है? तो अब यहाँ पर बात करें तो गुवाहाटी में जो है इनके नाम की एफआईआर दर्ज हो गई। धारा बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 197 एक के तहत यहाँ पे जो है ये जो एफआईआर दर्ज की गई है। अब बात करें कि ये दोनों धाराएं होती क्या है। ये दोनों धाराएं हैं कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा भड़काऊ भाषण देता है या अलगाववादी विचारधारा को व्यक्त करता है जो कि आंतरिक सुरक्षा या फिर जो है शांति भंग कर सकता है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर जो है एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो इसमें कहा गया है कि ये भारत की संप्रभुता, एकता, क्यों उन्होंने बोला हम राज्यों को खिलाफ लड़ेंगे, तो मतलब क्या, वो बंटवारा कर रहे हैं राज्यों को अलग अलग। तो एकता, संप्रभुता और अखंडता में जो है अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के तहत आता है, और ये एक संज्ञेय और जो है गैर जमानती अपराध है। इतने जो है इन पर जो है खतरनाक जो है यहाँ पर एलिगेशंस लगाए गए हैं, और कानूनी कार्यवाही होगी नहीं होगी हम इसको देखेंगे, लेकिन हमें जो है समझना है कि ये जो दो धाराएं हैं वो आखिरकार क्या है। तो अब बात करें बीएनएस की धारा जो 152 है, ये बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और आजीवन कारावास या 7 साल की सजा और यहाँ पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरा हमारा है 197 धारा 197 में है, देश की सुरक्षा को अगर कोई व्यक्ति खतरे में डालता है या झूठी जानकारी के माध्यम से जो है झूठी अफवाह फैलाता है जिससे कुछ यहाँ पर हिंसात्मक घटना या कुछ भी उपद्रव हो सकता है, तो उसके तहत यहाँ पर 5 साल की सजा या फिर जुर्माना हो सकता है। तो इन दो धाराओं के तहत जो है इनके खिलाफ यहाँ पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है। तो राहुल गांधी ने जनता के बीच विद्रोह को भड़काया है। तो शिकायतकर्ता ने क्या कहा है कि राहुल गांधी ने जो है जनता के बीच जो है विद्रोह को भड़काया है। वो लोगों को भड़का रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाओ, आरएसएस के खिलाफ खड़े हो जाओ, जो भी राज्य मतलब जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों के खिलाफ खड़े हो जाओ। तो कल को जो है मतलब 10 राज्य एक तरफ, 3 राज्य एक तरफ, जहां पर कांग्रेस होगी वो आपस में लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है शांति भंग हो सकती है, अखंडता, संप्रभुता, जितनी भी एकता हम पढ़ते हैं वो कल को जो है डिस्टर्ब हो सकती है। उसी वजह से जो है ये एफआईआर यहाँ पर दर्ज की गई है। साथ में उन्होंने बोला है कि सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है ये खतरा पैदा कर रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो है। हमेशा मतलब सब ये जानना चाहते हैं कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी जी जो है कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो लीक से हटकर होता है और उनके ही खिलाफ वो इस्तेमाल होता है। जैसे इन्होंने जो इतने अच्छे मौके पर जो है ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि इनके खिलाफ जो है यहाँ पर एफआईआर हो गई है। अब बात करें एफआईआर के अनुसार क्या है, यहाँ पर चेतिया जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है, ये घोषित करके कि उनकी लड़ाई भारतीय राज्य के खिलाफ, इन्होंने कौन सा वाक्य पकड़ा है, भारतीय राज्य के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं।
उन्होंने जानबूझकर जनता के बीच विध्वंसकारी गतिविधियों और विद्रोह को भड़काया है। तो वहां पर जो लोग भी सुनने वाले होंगे तो वो सोच रहे होंगे ठीक है, वो नहीं सोचेंगे कि बीजेपी की सरकार कौन से राज्य में है, वो सोचेंगे कि राज्य ये बीजेपी का ही राज्य है, जनता क्या है, मतलब कल को उनके खिलाफ वहां पर जो है विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है बीजेपी शासित राज्य से आया हो किसी कांग्रेस वाले राज्य में, और जो है उसके साथ कोई जो है हिंसात्मक घटनाएं हो जाए, भेदभाव हो जाए, मारपीट हो जाए। तो ये सारी क्या है, ये सारी चीजें अगर चलती है लगातार तो वहां पर अशांति हो सकती है, उपद्रव मच सकता है। अब यहाँ पे बात करें कि उन्होंने और भी चीजें बोली। उन्होंने बोला है चुनावी हार की वजह से लगातार जो है बार बार कांग्रेस जो है हर चुनाव में हार रही है, इसके हताश मतलब इसके चलते हताश होकर के जो है वो ऐसे यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि ये जो है समस्या हो सकती है, ये चिंता का विषय है कि कोई एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसने जो है सालों साल जो है भारत में जो है सत्ता कायम कर रखी थी, अब वो लगातार जो है जीत नहीं पा रही है, तो वो जनता में जो है फूट डालने का प्रयास कर रही है, जनता को भड़काने का प्रयास कर रही है। तो ये अपने आप में क्या है, गलत हो जाएगा। तो क्या है, ये राज्य के अधिकार को अमान्य करने का एक प्रयास है, इससे एक खतरनाक नैरेटिव तैयार हो सकता है, यह शांति और अलगाववाद को बढ़ावा देगा। उनकी टिप्पणी जो है बार बार चुनावी विफलताओं के बाद ही शायद ये आई है। विपक्ष के नेता के रूप में उनका काम है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए और व्यवस्था बनाए रखें या विश्वास बनाए रखें। मतलब क्या है, ये जरूरी नहीं है कि जो दल जो है सत्ता में है वही उसी का काम है कि सरकार में लोगों का भरोसा बना रहे। नहीं, आप विपक्ष में है लेकिन आपका भी यही काम है कि एटलीस्ट जो है लोगों का भरोसा बना रहे, विश्वास बना रहे। अब यहाँ पे इसके बजाय उन्होंने झूठ फैलाने और विद्रोह भड़काने के लिए अपने मंच का दुरुपयोग किया है। ये सारा जो भी हम पढ़ रहे हैं ये एफआईआर में जो है दर्ज किया गया है उनके खिलाफ कि उन्होंने जो है ये स्टेटमेंट क्यों दिए हैं। अब यहाँ पर बोला है कि राहुल गांधी जो है यहाँ पे क्या बोले, तो राहुल गांधी जो है नए कांग्रेस के मुख्यालय के उद्घाटन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोल रहे थे। उन पर जो है देश के सभी संस्थानों पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया इनके द्वारा। उन्होंने देखो क्या बोला था, यह मत सोचो कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। यदि आप मानते हैं कि हम बीजेपी या आरएसएस नामक राजनीति संगठन से लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। भाजपा और आरएसएस ने हमारे देश की प्रत्येक संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से ही लड़ रहे हैं। मतलब क्या, उन्होंने बोला है कि हम आपस में ही लड़ेंगे और आपस में ही लड़ रहे हैं। ये सारा सिनेरियो हो गया, राजनीतिक मुद्दा था। अब हम बात करते हैं कि वाक अभिव्यक्ति या वाक स्वतंत्रता जो हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1) में दी गई है उसमें आखिरकार क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान के 19(1)(a) में यहाँ पर हमें प्रदान की गई है। 19 हमारा 1 क्या बोलता है, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19(1) में कहा गया है कि देश के सभी नागरिकों के पास वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो लिखा है सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का संकल्प दिया गया। मतलब बोला गया कि भाई आप बोल सकते हो, आप जो है अगर अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हो तो व्यक्त कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन यहाँ पर तर्क संगत एक तरीके से प्रतिबंध लगाए गए हैं कि भाई अगर कोई मान लीजिए कोई विदेश का नेता हमारे यहाँ पर आ रहा है, आप उसको कल को गाली दे दो कि हमें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है तो आप ये नहीं कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसके बारे में कुछ भी ऊट पटांग आपने लिख दिया, सोशल मीडिया पर जो है कुछ भी बोल दिया, तो अगर आपके पास सबूत पक्के नहीं है तो आप किसी के खिलाफ जो है कुछ भी नहीं बोल सकते हो। आज़ादी दी गई लेकिन वो जो है उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अब बात करें 19(1) में जो है कौन कौन सी चीजें शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता, वो तो बोलता ही है, उसका काम ही है बोलना। व्यवसायिक वाक की स्वतंत्रता, बिजनेस के लिए भी आप बोल सकते हो। प्रसारण का अधिकार सबको है, सूचना का अधिकार सबको है। निंदा या आलोचना का भी अधिकार है, आप कर सकते हो। विपक्ष हमेशा जो है सरकार की निंदा आलोचना करता है, वो उसको दिया गया है। राष्ट्र की सीमाओं से परे अभिव्यक्ति का अधिकार यहाँ पर है। ना बोलने का अधिकार या चुप रहने का भी अधिकार है। मतलब जैसे बोलने का अधिकार दिया गया है ऐसे आपको अधिकार दिया गया है कि अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं तो आप चुप भी रह सकते हैं। तो ये सारे हमारे 19(1) में दिए गए हैं। अब यहाँ पे बात करें कि आवश्यक तत्व यहाँ पर क्या है।
देखिए लिखा है, यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। इसमें जो है किसी भी मुद्दे पर किसी भी माध्यम से अपने विचार एवं जो है जो भी आपकी राय है व्यक्त करना शामिल है। जैसे मौखिक शब्दों के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, मुद्रण के माध्यम से, चित्रण के माध्यम से या चलचित्र के माध्यम से जो है अपने आप विचारों को व्यक्त कर सकते हो, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है। पूर्ण मतलब इस तरीके का है कि ऐसा नहीं है कि इस पर कोई आकर रोक नहीं लगाएगा। सरकार हो या न्यायालय हो, इस पर रोक लगा सकती है। यह सरकार को उचित प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाने की अनुमति देती है। अब यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 2 हमारा जो है 19(2) है, वो क्या बोलता है? इस अधिकार का उपयोग कुछ सीमाओं के तहत किया जा सकता है। कुछ सीमाएं जो है आरोपित की गई हैं। यह अधिकार उन स्थितियों में सीमित हो जाता है जब मुद्दा होता है कि देश की सुरक्षा और अखंडता का यहाँ पर जो है मुद्दा होगा, जो कि भी उठाया गया है कि देश की सुरक्षा और अखंडता यहाँ पे खंडित हो सकती है। विदेशी देशों के साथ हमारे रिश्ते जो है खराब हो सकते हैं, या सार्वजनिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था जो है यहाँ पर खराब हो सकती है। तो यहाँ पर जो है कुछ एक्सेप्शंस हैं। शिष्टाचार सदाचार का यहाँ पे जो है मतलब एक तरीके से खंडन हो सकता है, तो वहाँ पे आपको बोलने का अधिकार नहीं है। न्यायालय की अवमानना आप नहीं कर सकते हो, मानहानि आप नहीं कर सकते हो, अपराध को बढ़ावा देने के लिए जो है भाषण वगैरह नहीं दे सकते हो। तो इन आधारों के तहत जो है आपकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर जो है रोक लगाई गई है। यदि कोई कानून यहाँ पर इन स्थितियों में यदि कोई कानून, तो वह इस अधिनियम के इस्तेमाल पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्रतिबंध यहाँ पर लगा सकता है। अब बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो है लगातार इस पर जो है बहुत सारे जो है फैसले सुनाए हैं, जो है आप देख लेते हैं यहाँ पर। जस्टिस S.A. नजीर, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V.V. नागरत्ना की पीठ ने यहाँ पर फैसला सुनाया था। कहा था कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आज़ादी पर ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उनको अपना बोल, अब यहाँ पर है कि आप किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप और मैं अगर किसी के खिलाफ, नेता, बड़े राजनेता के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे ऊपर कार्यवाही कल को हो सकती है। लेकिन वो एक दूसरे पर जो है वाद प्रतिवाद कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी आज़ादी दी गई है। किसी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कब प्रतिबंध लगेगा, इसके लिए अनुच्छेद हमारा 19(2) पहले से ही ऑलरेडी है, जो बताया गया है कि इन आधारों पर जो है आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित मूलभूत मूल्य है और घृणास्पद बयानबाजी इन सभी मूल्यों पर हमला करती है, इसलिए जो इन पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्रॉस रोड्स पर प्रतिबंध क्या होता है? तो क्या है, 1950 में मद्रास सरकार, अब तमिलनाडु में जो है वीकली मैगजीन क्रॉस रोड्स पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये मैगजीन कथित रूप से तत्कालीन नेहरू सरकार की नीतियों की आलोचक थी। इस प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस प्रतिबंध को हटा दिया कि भाई मैगजीन में अगर कोई कुछ छाप रहा है और उसके पास जो है पक्के सबूत हैं कि जो भी उसने छापा है वो सही है, तो आप उसको बंद या बैन नहीं करा सकते। तो उससे प्रतिबंध जो है यहाँ पर हटा दिया गया था। उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा था कि प्रतिबंध ना सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी यहाँ पर जो है छीन रहा है, इसलिए जो है उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो हटा दिया गया। मतलब जितने भी न्यूज़पेपर्स आप देखते हो या फिर जो है न्यूज़ चैनल्स देखते हो, किसी में जो है सरकार की बहुत तारीफ हो रही होती है, किसी में सरकार की आलोचना हो रही होती है। तो क्या सरकार की आलोचना करने वाले टीवी चैनल्स को या फिर जो है न्यूज़पेपर्स को बंद करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हो, क्योंकि उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, प्रेस की स्वतंत्रता वहाँ पर जो है शामिल है, इसलिए वो अगर कुछ छापते हैं तो वो छाप सकते हैं। अब 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कुछ और भी चीजें ऐड की गई कि भाई ये चीजें भी ऐड कर दो, इसके तहत भी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें मिलेगी। तो क्या है यहाँ पर, सार्वजनिक व्यवस्था ऐड किया गया, विदेशों से संबंध खराब होने वाले यहाँ पर, और हिंसा को बढ़ावा दें। तो ये तीन और ऐड किए गए कि इसके आधार पर भी आपकी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो हम छीन सकते हैं या फिर जो है आप पर कानूनी यहाँ पर कार्यवाही कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है और भी ऐड की गई थी इसमें। फिर चलते हैं, अब यहाँ पर एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या आज़ादी संबंधित एक प्रश्न हमारा है कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दी गई स्वतंत्रता पर कौन सी शर्त लागू हो सकती है? केवल न्यायालय की अनुमति से शर्त लागू हो सकती है। अनुच्छेद 19(2) के तहत लगाए गए उचित प्रतिबंध के आधार पर शर्त लागू हो सकती है। केवल संविधान संशोधन के बाद ही शर्त लागू हो सकती है, या फिर कोई शर्त लागू नहीं है इन पर।
हमने 19(1)(a) पढ़ा कि आज़ादी देता है, और 19(2) हमारा जो है कुछ कुछ जगहों पर जो है आपकी आज़ादी पर प्रतिबंध भी लगाता है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा कि क्या और कैसे है, क्यों या किन आधारों पर जो है राहुल गांधी जी के खिलाफ यहाँ पर FIR दर्ज की गई है, और इन पर जो है कार्यवाही अगर होती है तो किस आधार पर होगी। तो अगर आर्टिकल समझ में आया है और अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स है वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।